अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा क्विज था पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, वो है जी। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोपिक रेशियो, नन ऑफ दीज। तो पहला आपका जो पीरियोडिक टेबल था उसको अरेंज किया गया था, दिया था डिमिट्री मेंडलीव ने। और उसने पहले पहले एटॉमिक नंबर, जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं किया गया था, तो जो पहला पीरियोडिक टेबल था उसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बेस पे हमने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल को हमारे को अरेंज किया था। देन है शॉर्ट पीरियड इंक्लूड्स। शॉर्ट पीरियड में हमारे पास तीन पीरियड्स आते हैं, 1 2 3। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। फर्स्ट में पहले दो एलिमेंट्स हैं, देन 8 देन 8, तो पहले तीन पीरियड्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। तो सी ऑप्शन आपका राइट वन है। फोर्थ वन जो है वो हमारा फिर लॉन्ग पीरियड आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर टोटल ऑफ डैश पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इजी है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होती है, पहले तीन में नहीं है, फोर्थ जो हमारा पीरियड है उसमें हमारी ट्रांजिशन सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। स्कैंडियम 3D सीरीज जो है। निक्टोजेन इज कॉल्ड, निक्टोजेन हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। निक्टोजेन्स का मीनिंग होता है टू चॉक, जो वो चीज जो अगर आप इनहेल कर लो तो आपके गले को चॉक कर दे, आपको सफोकेशन काज करवाए। तो नाइट्रोजन के जो जितने भी डेरिवेटिव हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स, वो सारे के सारे गले की चॉकिंग कर देते हैं। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फैमिली इज कॉल्ड निक्टोजेन फैमिली। देर आर डैश ग्रुप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं हम ग्रुप ए के एलिमेंट्स को। तो ग्रुप ए जो है उसमें टोटल 8 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो देर आर 8 ग्रुप्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड द नोबल गैसेस 8A ग्रुप। व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर इन एल्यूमिनियम। तो न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होगा। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है इसका, 13 है, और एटॉमिक मास इसका 27 है। तो अगर हमने न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा, डेट इज 14। तो किसी भी एलिमेंट का आपने न्यूट्रॉन नंबर्स निकालने हैं तो आपको उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। तो आपको बहुत बार कहा है कि अपने पीरियोडिक टेबल को काइंडली याद कर लें, काइंडली याद कर लें। कम से कम 40 पहले एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स, तो आप लोग बड़े हो गए हो, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम का आप माइनस करोगे, 27 माइनस 13 तो 14 आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। पिक द ऑड वन। इसमें से कौन सा है जो थोड़ा सा ऑड है नेचर का। तो देखो सारे के सारे अल्कली मेटल्स है हमारे पास, अल्किली ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बाकी सारे के सारे मेटल्स हैं आपके पास। तो ऑड वन जो है, सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम है, सारे 1A फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन क्या है, बाकी तीन मेटल है, हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल। तो थोड़ा बहुत इसमें अगर कोई ऑड एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन आ जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन भी कुछ और इसी तरह का था, पिक द ऑड वन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, एस्टाटाइन, तो ये सारे के सारे हेलोजन्स हैं। तो इसमें से ऑड वन है तो एस्टाटीन है। एस्टाटीन इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बाकी सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। एस्टाटीन इज द ओनली हेलोजन दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इसीलिए हम उसको जनरल प्रॉपर्टीज करते हुए डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। एटॉमिक साइज डैश द ग्रुप। एटॉमिक साइज, जब आप ग्रुप में जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो, तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है विद एवरी एलिमेंट, पासिंग एलिमेंट हमारा शेल इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि पीरियड नंबर बढ़ रहा है। पीरियड नंबर जो होता है वो हमारा शेल नंबर ही होता है। तो एवरी पासिंग पीरियड आपका एक शेल बढ़ रहा है, और जब शेल बढ़ेगा आउटर मोस्ट तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट फॉर द, इसका राइट ऑप्शन आपके पास है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑब्वियसली है, अलोंग द पीरियड बढ़ती है, डाउन द ग्रुप कम होती है, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की वजह से फ्लोरीन के यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल हो जाता है। इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हो तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन स्टेबल नहीं रह रहा जरा। तो इसकी वजह से क्लोरीन का जो साइज है वो अप्रोप्रिएट है इलेक्ट्रॉन को पिक करने के लिए। तो वैसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाकी सारे ग्रुप्स के लिए कम होती है।
लेकिन एक वाहिद एक्सेप्शनल है जहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हाईएस्ट है, ऑल्दो फ्लोरीन उसके ऊपर है। एक्सेप्शन इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। पिक द आइन विद द लार्जेस्ट साइज। आपको पता है कि जब हमने आइन क्या है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है या रिमूव कर दिया है। अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है तो क्या है, केटाइन बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है तो एनाइन बन जाता है। तो केटाइंस का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से कम होता है और एनाइंस का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। तो मतलब केटाइंस तो नहीं हो सकते क्योंकि लार्जेस्ट हमने पूछा हुआ है। तो F नेगेटिव F2 नेगेटिव। अब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है मतलब क्या है, उतना ज्यादा साइज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं और जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं किसी भी शेल में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से आपका जो शेल का साइज है वो जरा सा एक्सपेंड हो जाता है और आपका साइज बढ़ जाता है एटम का। तो S2 नेगेटिव इज द राइट ऑप्शन हियर। फॉर आयनाइजेशन एनर्जी एटम शुड बी प्रेजेंट इन। जब भी आपने आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करना है, तो एटम हमेशा गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सी ऑप्शन। क्योंकि गैसियस स्टेट में करना इसलिए जरूरी है कि गैसियस स्टेट में एटम्स बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि उनकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो जाती हैं इन द गैसियस स्टेट। तो आपने इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालना होता है आयनाइजेशन में, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस साथ वाले एटम्स की निग्लिजिबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी प्रॉपर, और हम एग्जैक्टली बता सकते हैं अगर हमने एटम को आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया तो। Minimum amount of energy required to remove electron from the outermost shell is called ionization energy simply. इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को अगर हमने डालना है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Ability of atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. कोई एटम कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, that is called the electronegativity, और highest electronegative element in the periodic table is fluorine. आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। अब आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द, देखो मैंने लिथियम बेरिलियम बोरॉन आपको दिया हुआ है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती है, आपको पता है। तो इस तरह ये जा रहे हैं हमारे पास Li बेरिलियम बोरॉन। तो ये पीरियड में बढ़ रही है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा बोरॉन की होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा है बिकॉज ऑलवेज यहाँ पे भी फिर हमारे पास एक्सेप्शन होती है। बेरिलियम हालांकि लॉन्ग द पीरियड बढ़ रही है, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा है, बोरॉन की कम है। एक्सेप्शनल बिहेवियर बोरॉन क्यों दे रहा है? बिकॉज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट शेल ऑर्बिटल, कंप्लीट फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल हो जाएगा या कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो ब्रोमीन में आपके पास एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो के दो फिल हो जाते हैं बेरिलियम में। तो बेरिलियम जो है थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अगर हम इन तीन एलिमेंट्स का कंपैरिजन करें तो बेरिलियम हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट डैश द ग्रुप। तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की फोर्स कम से कम लगना। तो डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ रहे हैं, जब शेल्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे हमारे पास तो क्या होगा, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्ड कर देंगे आउटर को। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ए ऑप्शन। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप। एस स्फेरिकल होता है हमारे पास और पी जो है वो डम्बेल, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज 118, सी ऑप्शन। देयर आर 70% डैश इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 70% क्या हो जाते हैं, मेटल्स हैं। हमारे पास चार ग्रुप्स हैं, एस पी डी एंड एफ। तो हमारे पास एस में भी डी एंड एफ दे आर टोटली मेटल्स, एंड जो हमारे पास पी ग्रुप है इसमें हमारे पास ऊपर वाले नॉन मेटल्स हैं, नीचे वाले दरमियान वाले सेमी मेटल्स हैं, और डाउन द ग्रुप है वो भी मेटल्स में है। तो पीरियोडिक टेबल का जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पास मेटल्स पे कंपोज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट देयर इज 70% मेटल्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सिंबल फॉर टीन, टीन हमारे पास एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसका सिंबल हमारे पास है एस एन। तो आप लोगों ने काम क्या करना है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैं उनके नाम अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स एक बार आप लोगों ने देख लेने हैं। अक्सर ये एमसीक्यू आया होता है, स्पेशली टीन का, आर्सेनिक का, लेड का, गोल्ड का, सिल्वर का, इसके अक्सर वो पूछ लेते हैं, गैडोलिनियम का। तो आप लोगों ने एक बार उनके नाम और सिंबल्स ध्यान से देख लेने हैं।
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है हमारे पास, बी ऑप्शन। अर्थ की बात की जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन है। समंदरों में या वाटर की बात की जाए तो भी ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो नाइट्रोजन इज द अबंडेंट एलिमेंट, लेकिन यूनिवर्स की बात की जाए तो हाइड्रोजन इज द अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। लेटर नॉट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है इंग्लिश का ABCD में से जो कि पीरियोडिक टेबल में उसकी एलिमेंट्स की हमें नेमिंग में आज तक नहीं यूज हुआ? तो लेटर अल्फाबेट J, बी ऑप्शन जो है वो आपका आज तक कभी किसी भी एलिमेंट में यूज नहीं हो पाया। फिर है इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास, इंग्लिश में है सिनोनिम ऑफ ग्रूटो। ग्रूटो हम कहते हैं किसी छोटी सी गार को, तो बी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, केव। बेसिकली लिटिल केव, इसका एग्जैक्ट की बात की जाए तो अ स्मॉल होल, अ स्मॉल केव को हम कहते हैं ग्रूटो। सिनोनिम ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन को, खुश होने को, किसी की रजामंदी, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है आपके पास सेटिस्फेक्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। सिनोनिम ऑफ हेजिमनी, हेजिमनी हम कहते हैं किसी भी चीज की अजारतदारी को, कोई अपना हुक्म चलाए, अपना डोमिनेंसी क्रिएट करे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बन रहा है डोमिनेंस। देन है एंटोनिम ऑफ हेवोक, हेवोक हम कहते हैं किसी तबाही वाली चीज को, डिस्ट्रक्शन वाली चीज को, खराब हो जाने वाली चीज को, जहां बेहंगम चीज हो जाए, तो डिसऑर्डर इसका सिनोनिम होता है। हमने उल्टा बताना है एंटोनिम, तो ऑर्डर जो है इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम बन जाएगा। देन इस बार हमारे पास टेस्ट में थे आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स में पहला आपके पास है जी, पिक द राइट वन। अल्लाह इज वन, द अल्लाह इज वन, अल्लाह इज वन, नन ऑफ दीज, ये वन नहीं सॉरी नन था इसका। तो अल्लाह इज वन, अल्लाह के जाती नाम के साथ हम कभी भी आ दा कुछ नहीं लगाते, उसके सिफाती नाम के साथ हम दा लगाते हैं, द बेनिफिशिएंट, द मर्सीफुल, द अल्लाह अलमाइटी। वहाँ द अलमाइटी अल्लाह भी नहीं, अल्लाह का अल्लाह लगाएंगे, अल्लाह का जाती नाम है, उसके साथ कुछ भी नहीं लगाते हम, तो ए ऑप्शन राइट वन है। सिफाती नाम आएंगे तब हम दा लगा रहे होते हैं। पिक द राइट वन, होली कुरान, तो जितनी भी हमारे पास होली बुक्स थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनके साथ हम दा लगाते हैं, तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा, वी शुड रीड द होली कुरान। पिक द राइट वन, दिस इज द न्यूज फ्रॉम डॉन, तो आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर के साथ हम क्या करते हैं, दा लगा रहे होते हैं, लेकिन डॉन एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें एक्सेप्शन है, वहाँ उसके साथ हम दा नहीं लगाते, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द न्यूज़ फ्रॉम डॉन, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। वैसे हम लगाते होते हैं न्यूज़पेपर के नेम, द नेशन, द खबरें, द नवाए वक्त, लेकिन डॉन के साथ एक एक्सेप्शन है, हम उसके साथ दा नहीं लगा रहे होते। पिक द राइट वन, द लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज द सिटी, जो आपके पास सिटीज कंट्रीज के जो नेम है उनके साथ हम कुछ भी नहीं लगाते, द नहीं लगा रहे होते, तो द सिंपली आएगा लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, बी ऑप्शन। Then I pick the right one. I am feeling pain, I am feeling a pain, I am feeling the pain, none of these. तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आ, दा, एन हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था, जिसको आप टच ना कर सको, फील कर सको, उस चीज को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक भूख लगना, गुस्सा होना, लव, हेट, पेन, ये वाली जो फीलिंग्स हैं आपकी फाइव सेंसेस के थ्रू जो कि रिकॉग्नाइज होती हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो पेन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसके साथ आप आ एंड दा कुछ भी यूज नहीं करोगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं, सिंपल आप लिखोगे आई एम फीलिंग पेन। सो ये आपकी थी इंग्लिश का। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपके पास, अ चाइल्ड लर्न बाय हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पाइगेट्स थ्योरी, वाइगोट्स्काई थ्योरी, ऑटिज्म, या ऑल ऑफ दिस। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है कि बच्चा जो है खुद ही सीखता है, ये थ्योरी जो है कौन कहती है, पाइगेट्स थ्योरी जो है ये कहती है। पाइगेट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपने पढ़ी हो डिटेल से, क्लियरली जो है इसमें मेंशन है कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो है फर्स्ट लेवल के अंदर वो क्या करता है, वो बैठना सीखता है। सेकंड लेवल के अंदर जब उसके मसल थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, वो क्रॉलिंग करना जो है वो सीखता है, वो रेंगना जो है वो सीखता है। जब उसके मसल मजीद स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो वॉकिंग करना, चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो उसके मसल मजीद स्ट्रांग होते जाते हैं, तो बच्चा जो है क्या करता है, रनिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी पूछा गया है कि चाइल्ड जो है वो खुद ही सीखता है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट्स थ्योरी जो है। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 35 का वो क्या हो गया, ए।
तो क्वेश्चन नंबर 36 है, डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन विच काजेज द पर्सन टू हैव ट्रबल्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, के उस ब्रेन के डिसऑर्डर का नाम बताएं जिसमें जो है शख्स को जो है रीडिंग में और राइटिंग में जो है वो इश्यूज आ रहे होते हैं। पाइगेट्स थ्योरी, वाइगोट्स्काई थ्योरी, ऑटिज्म या डिलेक्सिया। तो राइट ऑप्शन जो है बच्चा वो आपके पास डी है। डिलेक्सिया जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है ब्रेन का जिसमें जो है शख्स को लिखने के अंदर, रीडिंग के अंदर, स्पेलिंग के अंदर, नंबरिंग के अंदर जो है ये मसला जो है उसको फेस करना पड़ता है। और मोस्टली जो है उसकी जहानत के ऊपर जो है इस बीमारी का ऐसा असर नहीं पड़ता। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अगर उस बंदे की हेल्प की जाए तो बंदा जो है इस डिसऑर्डर के ऊपर जो है वो काबू पा लेता है। तो डिलेक्सिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है स्टूडेंट्स जो है, पर्सन जो है उसको ट्रबल हो रही होती है, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है रीडिंग एंड राइटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज अकॉर्डिंग टू, कि बच्चा जो है अपना नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है किस थ्योरी अकॉर्डिंग? पाइगट्स थ्योरी, वाइगोट्स्काई थ्योरी, ऑटिज्म या डिलेक्सिया। तो राइट ऑप्शन जो है बच्चा वो आपके पास बी है। वाइगोट्स्काई थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट अपना नॉलेज जो है वो खुद लर्न करता है। स्टूडेंट कहाँ से सीखता है? अपनी सोसाइटी से। अगर उसकी सोसाइटी जो है वो इनरिच है तो ज़्यादातर नॉलेज जो है उसने अपनी सोसाइटी से ही लेना है, अपने इन्वायरमेंट से ही जो है उसने चीज़ें सीखनी है। तो ये थ्योरी जो है ये कौन सी बताती है इस बारे में से कि स्टूडेंट लर्न फ्रॉम इट्स सोशल इन्वायरमेंट? वाई गोट स्काई थ्योरी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। 38 बच्चा आपके पास था। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन, होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? नेचुरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट या ऑल? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं बच्चा कंप्लीट डेवलपमेंट को। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। क्वेश्चन नंबर 39, द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड, कि जो गैप होता है एक एक्चुअल और पोटेंशियल लेवल के दरमियान में एक बच्चे की, उसको क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, लेटरल डेवलपमेंट, इंटरनल डेवलपमेंट या ऑल? तो बच्चा उसको जो है प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ही है। द एजुकेशन दैट इज गिवन इन प्रॉपर स्कूल, कि ऐसी एजुकेशन जो एक प्रॉपर स्कूल के अंदर दी जाए उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, एथिकल एजुकेशन या नन? तो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन जो है उसको कहा जाता है। ऐसा इल्म जो आप एक प्रॉपर दरसगाह से, जहाँ का एक प्रॉपर प्रॉपर करिकुलम हो, प्रॉपर क्लासेस हो रही हो, वहाँ से आप कोई भी एजुकेशन हासिल करें उसको फॉर्मल एजुकेशन में अंदर कंसिडर किया जाता है। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, एक प्रॉपर करिकुलम जो है उसको फॉलो किया जाता है। ये सारी जो है किस चीज़ के अंदर आएंगी? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएंगी। प्रॉफिट सेंट्स गिव, प्रॉफिट और सेंट्स ने जो एजुकेशन दी वो कौन सी दी थी? हमारे अंबिया ने, हमारे सूफियों ने जो है जो आपको तालीम दी, क्या वो फॉर्मल एजुकेशन थी, इनफॉर्मल थी, एथिकल थी या नन? तो बच्चा अंबिया ने और प्रॉफिट ने जो एजुकेशन दी वो आपके पास इनफॉर्मल एजुकेशन थी। तो इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन को कहते हैं जो आप किसी प्रॉपर दरसगाह से हासिल ना करें, जहाँ कोई प्रॉपर करिकुलम जो है वो फिक्स ना हो। आप जो है, जो अंबिया कराम ने जो है नॉलेज दिया, जो सूफी ने दिया, वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर जो है वो आपके पास आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न अ स्किल स्पेंड्स अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विद अ स्किलफुल पर्सन, कि एक ऐसा पर्सन जो एक स्किल सीख रहा है किसी एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ अपना कुछ ड्यूरेशन जो है वो स्पेंड करके, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, अप्रेंटिस मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल या नन? तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। अप्रेंटाइजशिप मॉडल जो है वो उस मॉडल को कहते हैं जिसमें आप कोई भी स्किल जो है वो सीख रहे होते हैं एक स्किलफुल पर्सन के साथ बैठ के। लेट्स सपोज जो है मैंने जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो उसके लिए जो है मैं किसी एक्सपर्ट को ढूंढूंगा। 2-3 माह के अंदर जो है कोई ऐसा एक्सपर्ट जो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल जो है वो सिखा दे, तो मैं उसके साथ जो है अपना ओढ़ना बिछोना जो है उसके साथ करूंगा, अपना टाइम स्पेंड करूंगा, जो मसला आएगा मैं उससे सीखूंगा। तो ऐसी स्किल जो आप एक स्किलफुल पर्सन से जो है वो टाइम के साथ टाइम स्पेंड करके सीखते हैं, वो किस मॉडल के अंदर आती है? वो अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर आती है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर डज नॉट इनवाइट पीपल टू गिव यू सजेशन, टीचर जो है वो इनवाइट नहीं कर रहा पीपल्स को कि उनसे जो उनको जो है कोई सजेशन दी जाए, किसके अंदर आएगा? इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग या इंटेंशनली इनवाइटिंग के अंदर आएगा या ऑल ऑफ दिस? तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन, बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो है आपके पास इंटेंशनली डिस इनवाइटिंग। ए जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है, क्योंकि इस लेवल के अंदर जो है
आप कोई भी अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर नहीं कर रहे, तो टीचर डज नॉट इनवाइट पीपल टू गिव यू सजेशन। किस कैटेगरी के अंदर आएगा, किस लेवल ऑफ फंक्शनिंग के अंदर आएगा? ये ए जो है आपके पास राइट ऑप्शन है, इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग। तो 43 राइट ऑप्शन जो है आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 44, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग डेवलपमेंट जो है वो आपके पास क्या है? इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, या इंटेंशनली इनवाइटिंग, या ऑल ऑफ दीज? मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है आपके पास हाईएस्ट लेवल जो है टीचिंग डेवलपमेंट का, वो इंटेंशनली इनवाइटिंग है आपके पास। करेक्ट जो है वो आपके पास सही है। Question number 45, all students are treated well and all school resources are shared equally। कि स्टूडेंट जो है वो उनको इक्वली जो है वो ट्रीट किया जा रहा है और तमाम रिसोर्सेज जो है उनके साथ बराबरी के साथ शेयर किए जा रहे हैं। किसके अंदर आएगा? इक्विटी के अंदर आएगा, डाइवर्सिटी, सेंसरी, आल? तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास इक्विटी है, बराबरी जो है। मींस इसमें आप जो है स्टूडेंट के साथ जितने भी मटेरियल है, जितना भी कंटेंट है, वो आप इक्वली शेयर कर रहे हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है। तो चलें, डिस्कशन जो है आज की ख़त्म हुई। नेक्स्ट डिस्कशन में जो है आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।